नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। सेहत से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका बहुत स्वागत है। माता पिता बनने की चाहत हर दंपति में होती है, पर शादी के कई सालों बाद भी जब संतान नहीं होती तो कई बार डिप्रेशन के हालात बन जाते हैं। पर घबराने की जरूरत अब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब इनफर्टिलिटी से काफ़ी हद तक निजात पाया जा सकता है। कैसे ही हम आपको बताएंगे हमारे आज के एपिसोड में। तो आज के हमारे एपिसोड में हम बात करेंगे IVF तकनीक की। क्या होती है IVF तकनीक और कैसे किया जाता है इस्तेमाल, इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सृजन IVF सेंटर से डायरेक्टर और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर संगीता सिन्हा। डॉक्टर संगीता, बहुत स्वागत आपका IBC 24। नमस्कार एंड थैंक यू तो फॉर पहले कॉलिंग। दर्शकों को मैं ये बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ कुछ ऑडियंस भी मौजूद है जिनके कई सारे सवाल हैं IVF तकनीक को लेकर जो आपसे पूछेंगे। लेकिन डॉक्टर संगीता, पहला सवाल तो मैं आपसे ये लेना चाहती हूँ कि IVF तकनीक होती क्या है? देखिए, IVF तकनीक जो है वो एक कृत्रिम गर्भधारण है। नॉर्मली फर्टिलिटी जो बच्चे बनते हैं दैट इज़ आफ्टर मीटिंग ऑफ शुक्राणु एंड अंडाणु, स्पर्म्स और एग्स के फर्टिलाइजेशन से भ्रूण बनता है एंड दैट ग्रोज इनटू द बेबी। कोई भी ऐसी प्रक्रिया जहाँ पे स्पर्म्स कम हैं या कमज़ोर हैं या एग्स प्रॉपर नहीं बन रहे, एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उन मरीजों को स्पर्म्स और एग्स को बाहर निकालते हैं एंड देन वी फर्टिलाइज इट आउटसाइड इन लैब, IVF की लैब में, और फिर उसको उस भ्रूण को बना के हम फीमेल के अंदर उसके यूट्रस में इंट्रोड्यूस करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम गर्भधारण या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी। बिल्कुल डॉक्टर संगीता, लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि जब नई तकनीकों के बारे में लोगों को बताया जाता है, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है उसका समाधान अगर साइंस की टेक्नोलॉजी से किया जाता है तो कई बार वो डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सुरक्षित है या फिर नहीं। IVF तकनीक की अगर मैं बात करूँ तो क्या ये पूरी तरीके से सेफ है? देखिए, पूरी तरीके से सेफ की बात करूं, IVF जब स्टार्ट हुआ था, अब मैं आप इस ओकेजन पे आपके पास आई हूँ कि वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड IVF डे, दैट इज़ 25 जुलाई 1978 की बात करी जब फर्स्ट IVF बेबी बॉर्न हुआ था। तो फ्रॉम 78 वी आर हियर इन 2025। पहले बहुत ऑब्स्टिकल्स थे, नाउ इट्स ऑलमोस्ट ए सेफ टेक्निक। देखिए, माँ बनने की जो खुशी एक महिला को मिलती है, उसके मामले में आप आकेंगे तो इट इज़ लीस्ट इन्वेसिव टेक्निक आज के डेज में, क्योंकि बहुत एडवांसमेंट हो गए हैं और आउटपुट बहुत ही अच्छा हो गया है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लगे हैं। सो इट्स ए सेफ टेक्निक। बिल्कुल डॉक्टर संगीता, देखिए जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि आज वर्ल्ड IVF डे है, ऐसे में एक समस्या के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे जो कि आजकल बढ़ती ही जा रही है। जो यंग कपल्स है आज की डेट में, उनमें इनफर्टिलिटी की समस्याएं काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है। कुछ आंकड़े भी हमने देखे थे जो बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, वी ऑल हैव बिकम कैरियर ओरिएंटेड। कैरियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अब पुरुष और महिला दोनों एक ही गाड़ी पे बैठे हैं एंड इनफैक्ट आई फील फीमेल आर मोर यू कैन से एक्टिव एंड मोर इंटेलिजेंट दैन द मेल काउंटर पार्ट्स। और लेकिन साथ में उनको घर भी बसाना है, तो लेट मैरिज, लेट चाइल्ड बर्थ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइफ स्टाइल, लेट जगना, मोबाइल एंड अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे इनफर्टिलिटी के रेट्स को बढ़ा रही हैं। बिल्कुल, तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसे ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो कारण आपने बताया मुझे लगता है कि वो दिनचर्या में हमारे शामिल ही हो चुके हैं और वो जब होते जाते हैं हम उसको ध्यान नहीं देते, लेकिन जब चीज़ें पता चलते जाती है तो शायद लोग उसे लापरवाही समझने लग जाते हैं। डॉक्टर संगीता, अगर मैं बात करूँ आपके सेंटर की, यानी कि भिलाई में जो आपका है सृजन, यहाँ पर क्या खासियत है IVF को लेकर? देखिए, IVF जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट IVF बेबी वॉज बॉर्न इन 1978, ठीक है। उसके बाद से आज तक, उसके बाद बीच में एक ऐसा टाइम आया कि देयर वाज मशरूमिंग ऑफ द सेंटर्स, बहुत सारे सेंटर्स आ गए। तो अभी लाइक फ्रॉम 2021 गवर्नमेंट ने एक सेंटर के लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया फिक्स्ड किया है कि विच सेंटर शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। तो लाइक सृजन IVF, मैं इटसेल्फ मैं अपनी बात करूँ तो आई एम डूइंग IVF। आई डिड माई फर्स्ट IVF ऑन 19th of June 2010। सो आई बिन 15 ईयर्स। मेरी ट्रेनिंग की बात करूँ तो आई बिन ट्रेन फ्रॉम वारविक यूनिवर्सिटी लंदन। उसके बाद बहुत सारी ट्रेनिंग छोटी बड़ी चलती रही। तो एक सेंटर जो है दैट शुड बी, देयर इज ए नॉर्म्स फिक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ वे डेज जैसे आपका कोई भी सेंटर है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर दिस एंड दिस, सो IVF सेंटर नीड्स रिकॉग्नाइजेशन। द वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट माई सेंटर इज रिकॉग्नाइज्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस लेवल 1, लेवल 2 एंड सरोगेशी। तो हमारे सेंटर की रिकॉग्नाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो चुकी है as soon as the law came. Secondly, हमारे यहाँ trainings भी दी जाती हैं. Definitely, if we are good, then only we can get recognition. Our center is recognized by FOXY, जो कि गायनी की संस्था है, और it also recognized by IMA. So I can say we are doing on day basis IVF.
Our center is recognized with Government of India. We are doing trainings also, so we are doing ethical practice. We are doing other, like all the latest thing you can say, like day 5 transfer, freeze transfer, थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं. सो आई फील आवर रिजल्ट्स आर ऑल्सो वेरी गुड. और इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितने पुराने हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और आपकी टीम कितनी पुरानी है. सो आई एम स्टिल रनिंग विद द 15 years old टीम. ग्रेट. That's the best कहते हैं thing. ना कि एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं दिख ही जाता है आपके जी, काम जी. में. डॉक्टर संगीता, बहुत सारे ऑडियंस हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जी. उनके बहुत सारे सवाल है, लेकिन एक छोटा सा सवाल पहले मैं आपसे लेना चाहती जी, हूँ. जी. एक सामान्य आईवीएफ तकनीक की पूरे प्रोसेस क्या होते हैं, प्रक्रिया क्या होती है? बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं चाहूँगी आपके माध्यम से बताऊँ. देखिए, पूरे IVF प्रोसेस में द इनिशियल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट काउंसलिंग द पेशेंट. सबसे पहले आपको पेशेंट के साथ एटलीस्ट आई सिट विथ माई पेशेंट मिनिमम फॉर द फर्स्ट विजिट 60 minutes. What is the reason why we are going for IVF? That's the most important thing. क्या स्पर्म्स की कमी है, क्या एग्स की कमी है, या उनका एज ज़्यादा हो गया, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इनिशियली व्हेन वी डू ऑल द काउंसलिंग्स एंड ऑल, देन वी फाइंड कि नहीं, इनके स्पर्म्स कम है या इनके अंडाणु कमज़ोर हैं. इन एक्चुअली इन होल प्रोसेस वी हैव टू अंडे बनाने हैं हमारे को, एंड इट टेक्स 12 to 14 days. So after doing all the investigation and proper counseling and consents, उनको 10 से 12 दिन के इंजेक्शंस लगते हैं. देन इट्स डे केयर प्रोसीजर, मतलब सुबह आए और 4-5 घंटे में चले गए. वी टेक आउट द एग्स एंड देयर इज़ नो चीरा फारा एंड नथिंग. वी टेक फ्रॉम द नेचुरल वे, जहाँ से आपकी डिलीवरी होती है, वहाँ से करते हैं, एंड इट्स अल्ट्रासाउंड गाइडेड. वंस वी टेक आउट द एग, तब स्पर्म्स की उसके साथ मिक्सिंग होती है. देयर इज स्पेशल टीम फॉर दैट, इक्विपमेंट्स एंड बहुत सारी लेटेस्ट चीज़ें हैं हमारे पास. उसमें आप उसको कृत्रिमली 5 दिन तक बढ़ाते हैं, एंड देन व्हेन द एम्ब्रियो इज़ फॉर्म्ड, उसकी ग्रेडिंग वगैरह देख के द बेस्ट एम्ब्रियो वी ट्रांसफर इनसाइड द यूट्रस. सो द प्रोसेस एक्चुअली टेक्स, यू कैन से, नॉर्मली हम जो लेटेस्ट चीज़ें हैं फ्रीज ट्रांसफ़र वो करते हैं, तो इट टेक्स अराउंड 40-45 days. बिल्कुल. डॉक्टर संगीता, ये तो बात होगी प्रोसेस की, लेकिन ऑडियंस बहुत देर से इंतजार कर रही है आपसे जी, कुछ जी. सवालों के लिए. आप में से जो भी पूछना चाहते हैं डॉक्टर संगीता से, वो प्लीज़ एक एक करके आप लोग. मैडम, मेरा ये सवाल है कि जैसे किसी पुरुष में अगर नील स्पर्म है, तो जनरली डॉक्टर को दिखाने से ये बोलते हैं कि आप बाहर से स्पर्म ले लीजिए करके. तो क्या उसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन है हमारे पास, कि हर कोई चाहता है कि अपने एग्स हो, अपने स्पर्म हो, तो कुछ अल्टरनेट ऑप्शन है क्या मैम? देखिए, सवाल बहुत अच्छा पूछा आपने. जैसे आई एम प्रैक्टिसिंग हियर इन छत्तीसगढ़ फॉर 15 years. इसके पहले मैं दिल्ली में भी थी, इन गंगाराम हॉस्पिटल एंड अदर. तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो शुक्राणु कमज़ोर या नील शुक्राणु की ना प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा है. माइट बी इंडस्ट्रियल बेल्ट, माइट बी इंडस्ट्री एंड ऑल. सो नील स्पर्म की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं. सो एंड डेफिनेटली कोई भी चाहता है कि उसकी जो जीन्स है वो आगे जाए. तो पहले हम उस पुरुष को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि अगर उनके अंदर जो टेस्टिज है, जो गोले हैं, वहाँ पे शुक्राणु बन रहे हैं कि नहीं बन रहे. इफ़ द स्पर्म्स इज़ फॉर्मिंग, तो वहाँ से स्पर्म्स निकाल के हम IVF करते हैं. मतलब उस IVF का एडवांस प्रोसेस बोलते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इन केस इवन दो वी आर नॉट एबल टू फाइंड कि वहाँ गोले में शुक्राणु नहीं दिख रहे जो एडवांस स्पर्मेटोजोआ है, तो कुछ इंजेक्शंस लगाने की भी कोशिश करते हैं. आजकल तकनीक ये भी आ गई है कि प्रिमिटिव वाले शुक्राणु हैं, कुछ इंजेक्शंस हम उनको ग्रो कराते हैं, या फिर माइक्रोटेसा करते हैं उसको, और हम लोग स्क्रीन करके वहाँ से स्पर्म्स निकाल के वी ट्राई टू डू. एंड इन वर्स्ट केस, सपोज उनकी टेस्टिस बढ़ी नहीं, टोटली एट्रोफिक, तो उस केस में आई विल जस्ट आपके माध्यम से या आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि ऑलवेज़ टेक द स्पर्म फ्रॉम द स्पर्म बैंक. जैसे आज पूरी पब्लिक को पता है कि अगर उनको ब्लड की ज़रूरत होगी तो कहाँ जाएंगे, दे विल गो टू ब्लड बैंक. ऐसा नहीं होता है वो फिल्म में जैसे होता था कि अमिताभ बच्चन ने निकाला और शशि कपूर को लगा दिया. वो चीज़ें नहीं होती, आपको बैंक जाना है. सेम आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपको जब भी स्पर्म की नीड है, दे आर स्पर्म बैंक एंड दे आर ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल एट आवर सेंटर. तो ART बैंक से ही आपको स्पर्म्स लेना है, एंड दैट्स ए टोटल ट्रांसपेरेंसी. किन का स्पर्म, कहाँ का स्पर्म, कौन सा ब्लड ग्रुप, कैसा हाइट, कैसा हेयर, एवरीथिंग इज़ देयर. सो इफ़ यू वांट टू डिस्क्लोज एवरीथिंग वी कैन डिस्क्लोज, एंड इफ़ यू डोंट वांट, इट्स फुली टेस्टेड स्पर्म्स. तो इन केस अगर उनकी टेस्टिस बहुत ही छोटी और ख़राब हैं, जहाँ पे स्पर्म्स बन ही नहीं रहे, तो दे कैन, वो बाहर से शुक्राणु अपने मैच का ले सकते हैं, और बैंक से ही लेना है उनको. नेक्स्ट आप में से कौन?
हेलो मैम, मेरा सवाल ये है कि यदि किसी महिला को अभी बच्चे नहीं चाहिए तो क्या वो अपने एग फ्रीज करा सकती है जिससे उसको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर द एवरीवन लाइक अब जैसे आपने बताया कि वाई द इनफर्टिलिटी इज़ राइजिंग बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी गुड इन देयर कैरियर। देखिए जो बेस्ट फर्टिलिटी एज बेस्ट बच्चा पैदा करने की जो उम्र होती है दिस इज़ 24, 25, 26, 27, 28 आफ्टर 30 डिक्लाइंस तभी तक तो शादी भी नहीं होती बिकॉज वी ऑल आर कैरियर एंड दैट इज़ नॉट बैड। अगर हम अपने लिए अपने कैरियर के लिए सोच रहे दिस ऑलवेज गुड पर अगेन इन द बैक ऑफ माइंड ये चीज़ें चलती रहती कि यार शादी होगी तो फिर बच्चे कैसे होंगे क्योंकि हमारे एक्स की क्वालिटी कम और नंबर्स दोनों 30 के बाद कम हो जाते हैं और 35 के बाद देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। सो वी एट सृजन IVF और सारे IVF सेंटर्स में ये अवेलेबल है कि आप अपने एक्स को फ्रीज करा सकते हैं ईवर 28 और आपको लग रहा है कि नहीं अभी जब ये मैं अभी ये इस पोस्ट पे पहुंच जाऊंगी या ये कर लूँगी या एग्ज़ाम दे लूँगी फिर मैं करूँगी या आपको पार्टनर ही नहीं मिल रहा अच्छा या आपके पास एक बच्चे हैं एंड यू आर कन्फ्यूज अबाउट द सेकेंड बेबी नहीं करना है यार कौन देखेगा ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप अपने एक्स को फ्रीज करा सकते हैं और आपके पार्टनर हैं तो आप अपने भ्रूण को फ्रीज करा सकते हैं एंड व्हेन यू आर 32 और 35 तो आपकी उम्र तो 35 की होगी पर आपका जो भ्रूण स्टोर किया हुआ है दैट विल बी एट द एज ऑफ 28 और 32 जिसमें आपने स्टोर कराया है। तो दिस इज़ ए बून फॉर द करेंट जनरेशन द फीमेल्स हु आर वर्किंग एंड दे आर एट द पीक ऑफ द कैरियर एंड दे ऑल्सो प्लानिंग फॉर द प्रेगनेंसी। बच्चा भी करना है पर कैरियर को कैसे हम साइड करें उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और सृजन में हम ये बहुत फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं। दे आर लॉट्स ऑफ फिल्म स्टार एंड ऑल दे वो उन्होंने कब फ्रीज कराया और आज प्रेग्नेंट हो रही। तो ये चीज़ों को मैं आपके माध्यम से चाहती हूँ कि दिस शुड बी प्रोपेगेटेड फॉर द सोसाइटी बिकॉज महिला माँ तभी बनती है जब बच्चे होते हैं और उनके जब वो कुर्सी पे बैठी होती है उनके पास में बहुत दिमाग में स्ट्रगल होता है यार घर जाऊँगी फिर बोलेंगे बच्चे नहीं कैसे करूँ। सो व्हेन द थिंग्स आर सिक्योर्ड आप बहुत कूल हो जाते हैं। बिल्कुल। और कोई नेक्स्ट आप सवाल लेंगे? मैम गाइडलाइन के हिसाब से महिलाओं में IVF कराने का एज लिमिट कितना से कितना? देखिए फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे रूल्स फिक्स कर दिए हैं। पहले तो हम 45 के बाद नहीं करते थे नॉर्मली आई फील कि यार 45 हो गया तो बंद करो पर अभी द रूल्स आर फिक्स्ड। महिला के लिए 50 साल की उम्र है और पुरुष के लिए 55। ये इतना ही मैक्सिमम एज लिमिट है जिसमें आप उनको माँ बनने के लिए बोल सकते हैं। उसके ऊपर कोई आता है तो आपको मना करना है। और कोई आप में से? हेलो मैम जी IVF कराने के बाद मैम फीमेल को विशेष क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं? देखिए IVF कराने के बाद अगर आप वेस्ट में है US में है UK में है वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराते हैं और ऑफिस में जाके काम करते हैं। इंडिया इज़ ए इमोशनल कंट्री और हम लोग बड़े सेंसिटिव भी हैं और दूसरा क्या होता है यहाँ फीमेल्स के ऊपर बर्डन थोड़ा ज़्यादा होता है। आई एम सॉरी टू से दैट पर बर्डन ज़्यादा होता है। घर के भी काम होते हैं अच्छा वो ऑफिस का भी काम करती हैं वो IVF के इंजेक्शंस भी लेती हैं और उसके बाद तो नॉर्मली यहाँ पे हम उनको बोलते हैं कि आफ्टर ट्रांसफ़र एटलीस्ट 2 days यू टेक रेस्ट क्योंकि देखिए ऑफिस का भी लोड ज़्यादा होता है। तो वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दे शुड बी स्ट्रेस फ्री बिकॉज ये आजकल प्रूवन है कि स्ट्रेस से आपके एम्ब्रियोस की क्वालिटी इम्प्लांटेशन भ्रूण ये चीज़ें डिक्रीज़ होती हैं। इसलिए एटलीस्ट उनको हमको बोलते हैं कि 2 दिन आप घर में रेस्ट कीजिए। घर में रेस्ट का मतलब उनको घर के काम से भी ऑफ करा देते हैं बिकॉज वी हैड द टेंडेंसी टू डू ऑल द वर्क्स। लाना मैं कर देती हूँ ये हमारे भारतीय सभ्यता में है ये हमारी भारतीय सभ्यता में है। वहाँ पे नहीं होता महिलाएं तो वहाँ इट्स नॉट मैंडेटरी आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है बट वी जस्ट वांट्स हर फिजिकली एंड मेंटली फ्री। डॉक्टर संगीता एक सवाल मेरा ये भी है क्योंकि देखिए IVF तकनीक के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी दी इसका पूरा प्रोसेस आपने बताया लेकिन आपको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे। ऐसे में इस तकनीक के समय अगर मैं कहूँ इस दौरान क्या क्या चैलेंजेस आपको आते हैं और एज ए पेरेंट्स क्या क्या चैलेंजेस सामने वाले को फेस करने पड़ते हैं? देखिए IVF इज़ लाइक ना यू कैन से इट्स वेरी द वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वेरी टाइम टेकिंग जॉब और स्ट्रेस लेवल पर इसका बहुत ज़्यादा होता है उसमें बिकॉज दे कैन डील विद द कॉस्ट नो इट हार्डली मैटर्स क्योंकि अगर आप उनको बता दें कि भाई इसमें पानी है तुमको पीना है तो कहीं से भी आके वो पी लेगा पर उसके बाद हमेशा उनका दिमाग होता है कि अगर फेलियर हुआ तो क्या करेंगे। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपको अपने पेशेंट को कंफर्ट जोन में लाना पड़ेगा।
उनको अगर आपने 3 महीने का प्लान बता दिया और सारी चीज़ें एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, एंड वी हैड रेगुलर योगा, मेडिटेशन एंड काउंसलिंग क्लासेस वीकली, and we have made free of cost mandatory to attend each and IVF patients, because suppose I am suffering for infertility and my next door patient is also suffering and they are discussing with each other, I think it's a stress buster. आपने पहले भी ये जिक्र किया कि आईवीएफ तकनीक में हमारे देश में और बाकी जगहों में क्या डिफरेंस है कुछ चीज़ों को लेकर, लेकिन एक चीज़ हम ये भी देखते हैं कि आईवीएफ तकनीक को लेकर शायद ये भी हो सकता है कि उन्हें नॉलेज ज़्यादा नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए कुछ मिथ फैलाए जाते हैं, कुछ गलत फहमियाँ आपने भी कई बार सुनी होगी। हमारे चैनल के माध्यम से आपको दूर कीजिए सर। देखिए, पहले जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, बिलीव मी, अगर हमारे यहाँ पे 50 IVF होते थे और अगर 35-40 कंसीव किए तो मैं सिर्फ 10 या 12 मरीज की डिलीवरी करा पाती थी, बिकॉज दे वेरी पर्पसली लीव द सेंटर। मैडम हम डिलीवरी करा लेंगे, फिर फ़ोटो वोटो भेजेंगे, आपसे ऑनलाइन बात कर लेंगे। सो देयर वाज अ ग्रेट स्टिग्मा, IVF वाला बच्चा है। सो ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स ना, व्हेन द बेबी केमिंग एंड हमने वो बच्चों वाला सेलिब्रेशन, लाइक वो कौन सी फिल्म थी, वैसा किया, तो माइस धीरे धीरे कम होते गए। और अब तो वो वेरी प्राउडली दे कम एंड अब टेस्टिमोनियल्स एंड ऑल, अब हमारे फेसबुक पे देखेंगे पूरे पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल से भरे पड़े, बच्चों की फ़ोटो, बच्चों की डांस। तो पहली चीज़ तो इनके मिथ्स होती है कि IVF बेबी इज ए वीक बेबी। इट्स नथिंग लाइक, बिकॉज वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ टेस्ट एंड ऑल। मैं नहीं बोल रही कि IVF बेबी में प्रॉब्लम्स नहीं होती, बट इट हैपेंस इन नॉर्मल टू। नॉर्मल कंसेप्शन में भी आप देखो चीज़ें होती हैं, एंड इस यू कैन से 1 to 2% मोर इन द IVF बेबी, पर टेस्ट बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं। सो थोड़ा सा स्ट्रेस वाला इन्वायरमेंट तो रहता ही है, पता नहीं इस सोनोग्राफी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। सो दे आर फिक्स प्रोटोकॉल, वी हैड ए SOP, इतने वीक्स पे ये, इतने वीक्स पे ये, फिटर लिखो एंड सारी चीज़ें। तो IVF बेबी इज़ नॉट ए वीक बेबी, इज़ नॉट ए डिफेक्टिव बेबी एंड ऑल, बिकॉज 12 वीक्स तक में सारी स्क्रूटनी हो जाती है। सेकेंडली जैसे कि नहीं, पता नहीं किसका बच्चा है, ये अब तो सुनने में नहीं मिलता, पर पहले सुनने में मिलता था। शुरुआती दिनों में मिलता था। तो मैं बोलती यार वो मुर्गी का अंडा तो है नहीं, हाउ कैन वी प्रोक्योर, वी हैव टू साइन ए कंसेंट, यू हैव टू पे फॉर दैट, देयर इज ए एफिडेविट। सो दीज थिंग्स आर नहीं, मैंने ये बताना चाह रही कि जो भी चीज़ें होती हैं वो आपकी मर्ज़ी से, और आपको डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करते हैं और उसकी मर्ज़ी से होती है। बिकॉज आप देखोगे, बहुत पुरानी बात बोल रही, लाइक व्हेन 30-40 ईयर्स, बहुत सारी फीमेल्स बच्चे नहीं हुए एंड दे एक्सेप्टेड द थिंग्स। हस्बैंड में शुक्राणु नील होंगे, बट द ऑप्शंस वाज नॉट देयर। फीमेल्स की तो शादी जल्दी हो जाती थी, बट वंस अपॉन अ टाइम ट्यूबरक्लोसिस वाज वेरी प्रिवेलेंट। तो हमारे जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, जो बीजवानी, वो ब्लॉक बहुत ज़्यादा होती थी। तो अब वो ब्लॉक हो गई तो बच्चे नहीं हो रहे। तो समटाइम्स इट वाज अ सेकेंड मैरिज एंड समटाइम्स दे डिडंट हैव ए बेबी और दे अडॉप्टेड, चाचा के बेटे को ले लिया, इसको ले लिया, पर नाउ इट इज़ वी हैड द ऑप्शन। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो उन्हीं के होते हैं और किसी के नहीं हैं। तो इट इज़ बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, नोबडी एल्स द हेल्प। हस्बैंड एंड वाइफ वी टेक ए कंसेंट, वी, जैसे मैंने बताया बैंक में जाएंगे आप तो आपको पूरा प्रोफाइल मिलता है, सेम इज़ लाइक दैट। सो एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, अच्छा IVF हुआ है, सिजेरियन हो जाएगा। द थर्ड इम्पॉर्टेंट कुछ मिथ है जो काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली। सो इट्स नॉट लाइक, सपोज दैट लेडी बिकम सो लाइक, अब उसकी खुशी भी सोचिए, उसका रेस्ट भी सोचिए और उसकी धड़कन भी सोचिए, हर समय डरी रहती है, हे भगवान एक बच्चा अच्छे से हो जाए। एंड अगेन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट सिजेरियन क्यों हो जाता है, बिकॉज बाय द टाइम दे रीचेज द IVF सेंटर दे आर 32-35, and if some patients suppose develop the complication of sugar or BP, that's because of the age, that's not because of the IVF. तो नेचुरली उसमें आपके पास बहुत ऑप्शंस नहीं होता टू गो इन स्टेट विद सिजेरियन सेक्शन। अदरवाइज इफ द फीमेल इज हेल्दी, आई नॉर्मली से टू माई पेशेंट्स, भाई नॉर्मल डिलीवरी तुमको करनी, सिजेरियन मेरे को करना। एंड बिलीव मी, इन आवर सेंटर द चार्जेस आर बोथ आर सेम, नॉर्मल डिलीवरी एंड सिजेरियन बोथ आर द सेम। तो अगर ये इफ देयर इज अदर रिक्वायरमेंट्स लाइक बच्चा उल्टा है, BP है, शुगर है, अदरवाइज इफ द IVF बेबी इज वेल एंड हर्टी एंड द फीमेल इज विलिंग, वी कैन गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी ऑल्सो। सो ये 2-4 और भी मिथ्स हैं, पर ये बड़े इंपॉर्टेंट से मिथ्स हैं। IVF वाला बच्चा, लोगों का जो भ्रम है वो दूर होना बहुत ज़रूरी है जी। डॉक्टर सिंह, देखिए आज वर्ल्ड IVF डे है और ऐसे में आप हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे बहुत सारे आपके अचीवमेंट्स हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी कोई अचीवमेंट जो आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हैं अपने? अभी 2 दिन पुरानी बात बताऊंगी। देयर वाज ए 44 years old लेडी,
एंड 44 ईयर्स में, एंड आई थिंक शी वॉज डबल द साइज ऑफ मी। और उनकी शादी तो काफ़ी पहले हुई थी, दे केम टू मी इन 2018 फॉर IVF, पर आई थिंक उनके फिर बीच में हस्बैंड वाइफ में थोड़े से डिफरेंसेस आ गए थे एंड दे वर स्टेइंग सेपरेट। अभी वापस दोनों आए कि नहीं अब IVF करना है। एंड नॉर्मली देखो, जब हम IVF करते हैं तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है कि यार इनकी प्रेगनेंसी कैसे भी हो जाए, एंड वी डू ए गुड काउंसलिंग कि जो बेस्ट हो वो हम इनके लिए कर दें। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। हमारे यहाँ पे लो कॉस्ट IVF वी हैव, देयर इज सम प्रोटोकॉल्स, वी डू द लो कॉस्ट IVF और कॉस्ट इफेक्टिव भी। तो आई कन्विंस्ड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ की देख 44 ईयर्स की है एंड सी वाज 102 वेट, तो अंडे पता नहीं कितने बनेंगे। तो आई कन्विंस वंस ट्वाइस कि हम लोग बाहर से अंडे ले क्या, बट द बोथ वे वेरी एडमेंट कि नहीं, हमको अपने ही अंडे चाहिए। स्पर्म्स जो पुरुष के शुक्राणु होते हैं वो 50 साल तक चलते हैं, पर फीमेल के एग्स की क्वालिटी स्टार्ट डिटोरेटिंग बाई 30-35 में नंबर्स और क्वालिटी दोनों कम हो जाते हैं, एंड बाई 40 ऑलमोस्ट वेरी बहुत कम बचते। पर आफ्टर 1 or 2 काउंसलिंग एंड दे वॉज नॉट ऑल्सो वेरी वेल ऑफ कि बहुत पैसे हैं चलो ना। तो मेरा लग रहा था कि अगर ये बाहर से लेंगे तो एक तो सक्सेस रेट बढ़ेगा और प्रेगनेंसी भी के चांसेस बढ़ेंगे, और इतनी मोटी है तो। पर इवन दो दे वर वेरी एडमेंट एंड आई एम रियली, आज के डेट में बताऊँ, आई एम वेरी थैंकफुल कि वो रजिस्ट किए। देन आवर टीम गेट अप कि नहीं यार, इसको अच्छे से इंजेक्शंस लगा के वी हैव टू गो अहेड, एंड वी गो अहेड एंड वी फाउंड 4 फॉलिकल्स। हमने अंडे निकाले, फर्टिलाइज वाज वेरी गुड एंड विद ट्रांसफर, और अभी उसकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ रही है। बिल्कुल डॉक्टर संगीता, ऐसे तो हम आपसे बहुत सारी बात करना चाहते हैं लेकिन समय हमारे पास कम है। लेकिन हालांकि देखिए, हमारी कोशिश यही थी कि आज वर्ल्ड IVF डे है, तो ऐसे में लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके, और आप हमारे साथ मौजूद थी। और मुझे लगता है कि जितने मिथ थे, जितनी जो भ्रांतियाँ थी, वो सारी दूर हो चुकी है, और बहुत सारी जानकारी हमें मिली कि इसका प्रोसेस क्या होता है, कितना टाइम लगता है, सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। एंड थैंक यू ऑल, एंड थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू, नमस्कार। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।